हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों क्लास 8th के साइंस के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों और अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से लिंक मिल जाएंगे या आप चैनल पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। तो आपको पता ही है दोस्तों, अपना 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा और समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट। पहले 8 के प्रश्न आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ रहेंगे, एबेसेद वाले रहेंगे, जो एक एक नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग होता है। तो उसका मध्य भाग का रंग होता है वो पीला होता है। ये मैं इसमें बता दूं दोस्तों, जो मोमबत्ती का चित्र होता है वो आप याद कर लें। मोमबत्ती के चित्र के अंदर उसके ज्वाला होती है, वो 3 प्रकार की होती है और इसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो पूर्णतः जली हुई है वो नीली, और मध्य भाग जो आंशिक जली हुई पीली, और नीचे वाली काली। तो इसके अंदर दोस्तों ये प्रश्न है वो बार बार रिपीट होता है। 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, चित्र से आता है। तो आप इसको पूरी तरह से याद कर लें, ये प्रश्न लगभग लगभग आने के चांस हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मृत पेड़ पौधों के धीमे परिक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो कोयला बनना क्या कहलाता है दोस्तों? कार्बनीकरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है। तो भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें ध्वनि संचरित नहीं हो सकती? यानी ध्वनि किसके अंदर से संचरित नहीं हो सकती? तो आप निर्वात होगा वहाँ ध्वनि संचरित नहीं होगी। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, वो वायु, जल, ठोस यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ है वो निर्वात के अंदर संचरित नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता होती है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न रिपीट होता है बार बार में, 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में रिम पर लेपन होता है। यानी पहिए की जो रिम होती है वो जैसे सफ़ेद सफ़ेद चिकनी चिकनी बनी होती है, उस पर किसका लेपन होता है? तो उस पर क्रोमियम का लेपन होता है, और लेपन की जो प्रोसेस होती है वो विद्युत लेपन होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो इसका नाम रहेगा दोस्तों विद्युतदर्शी। जिसे आप टेस्टर कहते हैं ना, लाइट चेक करते हैं, उसका हिंदी में नाम है विद्युतदर्शी, यानी टेस्टर है। उसी के बारे में चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहिए घर्षण के मान को क्या करते हैं? पहिया होता है वो घर्षण के मान को कम कर देता है। अगर पहिया ना होगा, आप गाड़ी को ऐसे खींचेंगे तो गाड़ी तो नीचे से घिस जाएगी। अब पहिया होगा तो घिसेगा तो सही, लेकिन घर्षण बहुत कम होगा, वो वर्षों तक चलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति लघु उत्तरात्मक टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 9 से लेकर 12 तक के। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इसमें कह रहा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल में उगने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यानी इसको आप सिस्टमेटिक से लगाना है। तो इसको अंदर आप जैसे दोस्तों अगर खेती करते हैं तो आपको वैसे ही ध्यान में होगा, अगर नहीं है तो आप इसको आराम से देख ले, समझ जाएंगे। सबसे पहले तो क्या, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर मिट्टी की जुताई करते हैं, फिर बीज को बोते हैं तो बुआई करते हैं, फिर अपन खाद डालते हैं और फिर पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद में फसल को चीनी मिल तक अपन भेजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे छोटे होते हैं, वो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो अब हम लिखेंगे, नहीं, सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अक्षय प्राकृतिक संसाधन और जीवाश्म। यानी अक्षय यानी जो इसका क्षण नहीं हो, यानी खत्म ना हो, कितना भी काम में ले लो। प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य है, उसका कोई, आप जितनी भी सूर्य की ऊर्जा काम में है लेनी है ले लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे, वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। जबकि जीवाश्म ईंधन में क्या लिखेंगे, वह ईंधन जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है, जैसे पेट्रोलियम। तो ये अक्षय नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा अपन सीमित मात्रा में है, ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है? यानी सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है? तो अपन इसमें लिखेंगे, जब वस्तु स्थिर होती है तो दोनों पृष्ठों
कि अनियमित सतह एक दूसरे में धसी हुई रहती है, इसलिए घर्षण अधिक होगा। जबकि गतिशील वस्तुओं में दोनों पृष्ठों में अनियत सतह एक दूसरे में धसी नहीं होती है, अतः घर्षण कम होता है। यानी वस्तु एकदम जैसे वस्तु पहले से पड़ी है फर्श पर, उसको खींचेंगे तो उसमें घर्षण ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद में दोस्तों जैसे एक बार गति देने के बाद में वो घर्षण कम हो जाता है। यही बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान कीजिए। मिलान करना है तो रहट आप जानते क्या है, पारंपरिक सिंचाई का साधन है, पारंपरिक ड्रिप तंत्र है वो सिंचाई का आधुनिक साधन है। 2,4-D है वो खरपतवारनाशी है, और विटामिन डी कोड लिवर तेल है। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 8 पंक्तियाँ लिखिए। 8 पंक्तियाँ लिखती हैं, 4 नंबर की है, तो आपको 8 लिखनी पड़ेंगी। अगर आप 8 लिखोगे तो ही 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक आधा नंबर का इसमें क्लियर कर दिया है। तो सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, दूध से दही बनने में सहायक हैं, शराब व ब्रेड बनाने में उपयोगी है, औषधि निर्माण में सहायक हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोगी हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने में सहायक हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी हैं, और जीवाश्म में जो जैव अपशिष्ट होते हैं उनके अपघटन में सहायक हैं। तो ये 8वां आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन तो पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद में बनता है। दूसरा है दोस्तों, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। नहीं, पेट्रोल अधिक प्रदूषक है, सीएनजी से तो गैस वगैरह निकलती ही नहीं है, पेट्रोल से धुआं निकलता है, तो ये भी असत्य हो गया। तीसरा है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो बिल्कुल सही बात है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी एकदम सही बात है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न को परिभाषित कीजिए। दहन और दाह्य। दहन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का जलना, या वो जलना भी हो सकता है या उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जबकि दाह्य क्या होता है, जो पदार्थ जलता है जिसका दहन होता है वो दाह्य कहलाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ O2 की उपस्थिति में जलकर ऊर्जा प्रदान करता है दहन कहलाता है। और दाह्य दहन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य कहलाता है। जैसे लकड़ी जल रही है तो लकड़ी एक दाह्य है, और लकड़ी जलने का प्रोसेस दहन कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि ह्यूमस क्या है, और इसके अंदर 2 प्रश्न दिए हैं 2-2 नंबर के। ह्यूमस क्या है और राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है। तो ह्यूमस अपन लिखेंगे, जब मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर, पेड़ पौधे अवशेष मिलते हैं तो काले भूरे रंग का पदार्थ मिट्टी की ऊपरी सतह पर बनता है, जिसमें जल व वायु का संचार आसानी से हो सकता है, ह्यूमस कहलाता है। अब इसमें राष्ट्रीय उद्यान में लिखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित वे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक आवास में रह सके, वन्य उद्यान कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द ये शब्द दिए हुए हैं, आपको इनमें से देख के लिखना है। तो आप लिखने में ध्यान रखें कि उसमें छोटी बड़ी की गलतियां भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें देख के आपको लिखना होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो नर और मादा युग्मकों का संलयन लैंगिक, वैसे तो निषेचन कहते हैं, लेकिन निषेचन इसमें है नहीं, तो वो लैंगिक जलन कहलाएगा, क्योंकि नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन ऊपर दिया नहीं है तो ये लैंगिक जनन में होता है, तो लैंगिक जनन कहेंगे। और इसके अंदर पहले खालिस्तान दिया, अंडाशय में मादा युग्मक होता है, यानी अंडाणु होता है वो अंडाशय में मादा युग्मक होता है। फिर दिया खालिस्तान, वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है उसे अपन गर्भाशय कहेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, तो लैंगिक होता है। सिर्फ एक जीव से बनता है तो वो अलैंगिक कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहले अपन लिखेंगे, धक्के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ना, तो वो गतिशील है, उसको रोक दिया, स्थिर कर दिया। दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये भी इसके अंदर है, जैसे वो पहले स्थिर है फिर उसको गतिशील कर दिया। और खिंचाव के द्वारा वस्तु को गति की अवस्था में परिवर्तन, जैसे कुएं से पानी की बाल्टी खींचना और बैल द्वारा गाड़ी खींचना, ये खींचने के द्वारा होते हैं, जबकि पहले वाले धक्के से होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, लोटनी घर्षण से क्या तात्पर्य है, ये किस प्रकार घर्षण को कम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर लोटनी घर्षण यानी लोटना, लुढ़कना, जैसे पहिए की तरह। तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर पहिए की तरह लुढ़कती हुई गति करे तो इसे लोटनी घर्षण कहते हैं। जब किसी वस्तु के सतह पर खींचते हैं तो दोनों पृष्ठों के बीच घर्षण अधिक घर्षण होता है, जबकि लुढ़कने में कम घर्षण होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण में घर्षण के दोनों पृष्ठों का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम समय के लिए संपर्क में आता है, जबकि पहिए, जैसे पहिए के एक्सल
पर घूमने पर बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी अपन इसका एक उदाहरण दे दिया। कहने का मतलब अपन वस्तु को सीधा खींचेंगे तो ज़्यादा घर्षण होगा, जबकि वस्तु पहिएदार के रूप में होगी तो लौटनी घर्षण लौटते हुए चलेगी पहिए की तरह, तो उसको घर्षण है वो कम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं और इलेक्ट्रोड क्या है? ये प्रश्न बार बार आता है, तो आपको विद्युत लेपन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है। जब विद्युत धारा का उपयोग करते हुए किसी धातु पदार्थ पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। यानी अपन लाइट का प्रयोग करते हुए किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की लेप चढ़ाते हैं, जैसे साइकिल के टायर होते हैं उस पर चमकीली जो सफ़ेद परत चढ़ाई जाती है क्रोमियम की, वो विद्युत लेपन में आती है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जो इसके अंदर अपन जो दो छड़ लगाई जाती हैं इसके अंदर, विलियन के अंदर, तो वह छड़ जिसके माध्यम से वस्तु का अपघटय में विद्युत धारा प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि परावर्तित किरण और आपतित किरण 90 डिग्री के हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना का मान कितना होगा? यानी दो, जैसे आप जानते हो ये सिंपल सतह है, इस पर एक किरण आपतित होती है, फिर वो किरण वापस निकलती है, बीच में अभिलंब होता है। अब ये कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है ये पूरा 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पता है कि आपतित किरण का जो कोण होता है और परावर्तित किरण है, तो ये तो आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण को अपन आई से लिखेंगे तो दोनों आधे बराबर बराबर होंगे, तो 90 है तो ये 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे? आपतन कोण को लिखते हैं आई, आर लिखते हैं परावर्तन कोण। प्रश्नानुसार आई जोड़ आर होते हैं वो दोनों 90 डिग्री के हैं, और आई और आर बराबर होते हैं, तो आई और आर क्या हो गए दोस्तों? इसके अंदर किसी एक की जगह मान लो और ये 45 डिग्री के आ जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हम वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कौन से अधिनियम के द्वारा जो अपनी अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, वो कौन से अधिनियम में है? तो अपन लिखेंगे मोटरयान अधिनियम 1988। इसके बाद में अगला प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में अंतर लिखिए। और पहले इसका देख लेते हैं, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं लिखिए। तो युग्मनज क्या होता है दोस्तों? जाइगोट होता है। जो कहने का मतलब ये होता है युग्मनज यह एक निषेचित अंडाशय कोशिका है, जबकि भ्रूण है यह एक बहुकोशिकीय चरण है। अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से युग्मनज बनता है, और ये भ्रूण अवस्था जिसमें विभिन्न अंगों को पहचाना जा सकता है उसे अपन गर्भ कहेंगे। अब इससे पहले वाला प्रश्न देखते हैं। पहले वाला प्रश्न क्या है दोस्तों कि इस एक दोलक वो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। यानी एक जैसे घड़ी का घंटा है, वो 4 सेकंड में 40 बार ऐसे 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 होता है। तो आवर्ती व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यानी आवर्ती क्या कहते हैं कि वो 1 सेकंड में कितनी बार आया, तो 4 सेकंड में 40 बार आ रहा है तो 1 सेकंड में क्या आएगा? अपन 40 में 4 का भाग दे देंगे, यानी 10 बार आएगा। तो इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी? 10 हर्ट्ज हो जाएगी। और आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों कि एक दोलन के आने में कितना समय लगेगा? तो यानी 4 सेकंड में 40 बार आता है तो एक बार में कितना आएगा? तो 4/40 अपन करेंगे, तो इसका आएगा 0.1 जो इसका है वो आवर्तकाल सेकंड में आएगा। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, यौवनारंभ के समय हमारी लंबाई में किस प्रकार वृद्धि होती है, समझाइए। तो अपन लिखेंगे यौवनारंभ में हमारी लंबाई में अनियमित वृद्धि होती है। किशोरावस्था में हमारी लंबाई में अचानक वृद्धि होती है, क्योंकि हड्डियों व अस्थियों में अधिक वृद्धि होती है, जिससे लंबाई में वृद्धि अचानक प्रतीत होती है। लड़कियों में शारीरिक विकास पहले होता है, जबकि लड़कों में यह किशोरावस्था के अंतिम समय में होता है। और अधिकांशतः शारीरिक वृद्धि वो 18 वर्ष तक की आयु तक होती है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु पर बल लगाने पर होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। तो अपन क्या लिखेंगे? किसी वस्तु पर जो बल लगाने से होने वाले लाभ पहले लिखेंगे। वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, जो गति की दिशा है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है और गतिशील वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। हानि क्या है? घर्षण बल के कारण पहिए घस जाते हैं और घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, तड़ित झंझा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो पहले अपन इसका लिखेंगे, तड़ित झंझा किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो अपन लिखेंगे दोस्तों, बादलों में एकत्र आवेश जब एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तब उसका विसर्जन होता है। इन परिस्थितियों में बादलों के नीचे धनावेश का एक छोटा सा क्षेत्र अपने नीचे स्थित पृथ्वी की सतह पर प्रेरण द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न करता है। विपरीत आवेशों के बीच अत्यधिक घर्षण बल और वायु के अवरोधन को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। एक बार विद्युत रोधन टूटने पर बादल के नीचे के भाग का समस्त धनावेश वायु में एक संक्रिय अंतराल यानी गैप से पृथ्वी की ओर तीव्र गति से प्रवाह होता है। यह अंतराल एक चालक पथ कर उत्पन्न करता है, जिससे और अधिक आवेश को प्रवाहित होने का मार्ग मिलता है।
जब बादल के निचले भाग में एकत्रित ऋणावेश विशाल मात्रा में एक कम समय में इस चालक पथ से होकर गुजरता है तो वायु अंतराल की विद्युत ऊर्जा के कारण इसे उच्च ताप से गर्म हो जाता है और इस प्रकार ये जो प्रकाश धमकती हुई दिखाई देती है जिसे अपन बिजली चमकना या तड़ित झंझा कहते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न इसने दिया है डायग्राम द्वारा, तो सिद्ध कीजिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये आप जानते हैं दोस्तों, ये अभिलंब है और नहीं सॉरी ये सतह है और ये इसके अंदर आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो आप जानते हैं आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान होता है वो बराबर होता है, लेकिन इसको अपन सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे दोस्तों, अपन लिखेंगे आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई प्रति जो क्या होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, यानी ये सिंपल सतह है, इसके अंदर ये किरण आपतित हो रही है, इसके अंदर परावर्तित हो रही है और ये अभिलंब है। तो ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का है और परावर्तन कोण होता है वो जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का ये कोण होता है। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, दोनों कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों साइंस का मॉडल पेपर नंबर 3। अन्य मॉडल पेपर भी जो अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपके सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको बार बार वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।